जो सेल वाला चैप्टर है, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है, इसमें अभी तक हमने जो मेन टर्म्स थी उनको कवर किया। जैसे कि साइंटिस्ट कौन कौन से थे जिन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की, सबसे पहले जो आई थी वीडियो उसके अंदर। दूसरा हमने ये जाना कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका रोल क्या होता है। तीसरा हमने ये जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है। फिर हमने जाना कि न्यूक्लियस क्या काम करता है और साइटोप्लाज्म क्या काम करती है। इन सब के फंक्शन हम लोगों ने जान लिए हैं। इन सब फंक्शंस को जानने के बाद अब हम आएंगे सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर। सेल ऑर्गेनल्स को एक बार अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेट करने का, और हमारे जो स्टमक का काम है डाइजेशन करने का, पेनक्रियास का जो काम है वो हार्मोन्स बनाने का, लिवर का काम है कि जो फैट है उसको आपका डाइजेस्ट करने का, फैट को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करने का। तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। वैसे ही सेल के अंदर भी, ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, उसके अंदर भी उसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अगर आप कहीं डेफिनेशन पढ़ो सेल ऑर्गेनल की तो ये होता है, दीज आर दी ऑर्गन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स। इनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होता है, तो दीज आर दी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, लाइक you can say the digestion, secretions of biochemicals and energy activities, respiration activities। तो अलग अलग ये काम करते हैं, कुछ पैकेजिंग का काम भी करते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं छोटे छोटे सेल के अंदर भी जो काम चल रहे हैं वो करते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो अब हम समझते हैं ये मौजूद क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं और सबसे पहला इसके अंदर कौन होता है। तो जो इतनी चीज़ें हमें पहले से पता है वो हमें ये पता है कि एक सेल होता है, सेल के ऊपर उसका आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और यहाँ अंदर जो आपका है ये साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड भरा हुआ होता है अंदर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर आपका सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई, अगर आप एनसीईआरटी या किसी भी बुक में देखो तो ये सबसे पहले चीज़ लिखी होगी कि दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। इनके ऊपर खुद की मेम्ब्रेन भी होती है, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल इसके अंदर हो गए, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, इनके ऊपर खुद की भी मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन। इनके ऊपर भी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके ऊपर भी आप देखोगे कि अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जो जस्ट लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये चीज़ मिसिंग होती है प्रोकैरियोटिक्स में, और हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस लास्ट जो हमारा वीडियो उसके अंदर देखा भी था। तो याद रखना कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हो गए उनके ऊपर खुद की मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, मतलब उनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन बाउंड होगी, ठीक है। और ये अलग अलग फंक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो आज लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और ये बुक में भी आपको सबसे पहले ही मिलेगा क्योंकि इसका काम भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद जो ये जो काम करता है उसके बाद सारे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बच्चे इसे ER बोलते हैं, ER। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, ठीक है, ये क्या काम करेगा। इनका मेन काम होता है मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब फॉर एग्जांपल आपने जो फूड लिया है, हम हमेशा फूड लेते हैं वो छोटे केमिकल फॉर्म में नहीं होता, छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होता, उसे सेल को कन्वर्ट करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज खा रहे हैं तो डायरेक्ट ग्लूकोज यूज़ नहीं होता है एनर्जी के तौर पे, पहले उसे ATP में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप जो प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन बहुत ही बड़ा एक कंपाउंड होता है, तो उसे बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए अलग अलग चीज़ों में चेंज होना पड़ता है, अमीनो एसिड में चेंज होना पड़ता है। फैट को भी अलग अलग, फैट को पता है फैटी एसिड, ग्लिसरीन, मतलब किसी बॉडी के आपने ग्लो देखा होगा, लोगों की बॉडी के ऊपर काफ़ी फैट, अच्छा फैट लेते हैं वो लोग, मतलब नट्स लेते हैं, बहुत सारे एलमंड्स लेते हैं, कैश्यू लेते हैं, तो उनके अंदर फैट जो आता है वो फैट कन्वर्ट होता है उनकी बॉडी के अंदर और वो उनको ग्लो देता है। तो वो ग्लो जो है वो ग्लिसरीन ग्लिसरॉल की वजह से आता है। और फैटी एसिड मैंने आपको बोला, लिपिड्स बनते हैं। तो ये सारे काम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा होगा कि ये वेसिकल या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल्स या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ तो ट्यूब जैसा होगा, ठीक है, या छोटी छोटी पतली पतली वेसल के फॉर्म में होगा, ठीक है। और विच परफॉर्म प्रोडक्शन
या फिर विच परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और आप फैट बोल दो। जो लिपिड हैं वो जो मैंने आपको बताया ग्लिसरीन, फैटी एसिड, ये सब लिपिड के अंदर आता है, ठीक है। तो आप फैट बोलो, लिपिड बोलो, सेम ये पर लिपिड बोलने पे थोड़ा ज़्यादा आप बोल सकते हो कि इम्प्रेसिव वर्ड लगेगा, ये एक टेक्निकल वर्ड लगेगा। तो याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका वो फैट, प्रोटीन इनका सिंथेसिस करता है। और अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो तो आपको कुछ पॉइंट्स और मिलेंगे, जैसे कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब ये लिवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, अब उसके अंदर बहुत सारे पॉइजन हो सकते हैं, छोटे माइक्रो पॉइजन, मतलब एकदम जहर नहीं, मतलब वो टॉक्सिक उन्हें एलिमेंट बोलते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके, अब ज़्यादा सॉल्ट खाना भी टॉक्सिक हमारी बॉडी में होता है। तो उस टॉक्सिक मतलब उस जो छोटे छोटे पॉइजन होता है उसको रिमूव करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो अगर आपसे इसके पूरे फंक्शन को ही पूछा जाए कि इसके पूरे फंक्शन कौन से हैं, तो इसके फंक्शन में सबसे पहले आता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग करता है या प्रोडक्शन करता है प्रोटीन की, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, सूटेबल प्रोटीन मसल बनाने के लिए, या फिर ये आपकी करता है फैट या आप बोलो लिपिड की। तो पहले तो सबसे पहले इसका मेन फंक्शन ये है। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे ईआर का, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके पास डिटॉक्सिफिकेशन करने की पावर होती है। डिटॉक्सिक आपकी बॉडी को करता है, तो डिटॉक्सिक ये आपकी बॉडी को करता है, ये बेसिकली आपके लिवर में भी पाया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़, ये बायोकेमिकल एक्टिविटी करता है, बायोकेमिकल एक्टिविटी। इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से देखो, कहीं से पढ़ने की आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, पहले आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा रीड करो। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो पहले वीडियो देखो, उसके बाद दोबारा से पढ़ने की कोशिश करो, आपको ये वर्ड मिलेगा बायोकेमिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो बायोकेमिकल एक्टिविटी में भी आप जानो कि इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं कि जैसे कोई आपकी बॉडी में कोई चीज़ को डाइजेस्ट करना है, मतलब उसे छोटी फॉर्म में चेंज करना है, तो ये काम करेगा। कोई बॉडी में एंजाइम बनाना है, एंजाइम बनाना है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कोई एंजाइम बनाना है। एंजाइम क्या करते हैं आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देने में काम करते हैं, मतलब रिएक्शंस को, आपकी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही होती है स्टमक के अंदर, उन सबको फास्ट करते हैं। और बेसिकली ये आपकी बॉडी में जैसे पेनक्रिया, ठीक है, जैसे पेनक्रिया, तो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं, ग्लूकोज डाइजेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में करता है, ठीक है। एक आपका जो प्रोटेक्शन के लिए लेयर भी होती है ना, वो भी केमिकल की होती है, तो वो भी बायोकेमिकल एक्टिविटी के अंदर आएगी। चौथी चीज़ जो ये सबसे मुझे इसकी बढ़िया लगती है, पहले तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बता दिया, डिटॉक्सिफिकेशन, बायोकेमिकल एक्टिविटी जैसे एंजाइम और बॉडी के अंदर केमिकल सिक्रीट करना जो हमारे लिए यूज़फुल हो, जो हमारे लिए कुछ हार्मफुल केमिकल है वो ये इसे रिमूव करेगा और यूज़फुल बॉडी में डालेगा, और ये बॉडी में हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये लीवर में, पैनक्रिया में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन सब में ये पाया जाता है। तो ये तीन आपको बात पता लगी होगी। अब इसका चौथा फंक्शन क्या है? चौथा फंक्शन, इन सब के बाद आप जानोगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? आप एनसीईआरटी में एक वर्ड देखोगे पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? अब क्या होता है, कुछ आपके ये मान लो एक पुराना सेल, इससे कुछ नए सेल बनाने हैं, बॉडी ग्रो करती रहती है तो उसमें नए सेल भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स है, अब बोलोगे 18 ईयर के बाद आप ग्रो नहीं करते, ऐसा नहीं है, आप मसल्स बना सकते हो। उसके बाद आप हेयर ग्रो तो करते ही रहते हो, आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती रहती है, ब्लड बनता है आपकी बॉडी में, तो हर चीज़ तो ग्रो कर ही रही है, ठीक है। बस ये होता है कि 18 या 20 ईयर्स तक आपकी हाइट वगैरह बढ़ती है तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखता है, पर आपकी बॉडी अंदर से हमेशा डेवलप कर रही होती है। तो याद रखना है आपको कि ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के आपके पुराने सेल हैं, उससे आपको अब नए सेल बनाना है। तो क्या करता है, जो भी आपका अंदर ये ER है, मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर आपके ये है, तो ये आपकी बॉडी में से प्रोटीन को, फैट को, ठीक है, बाहर भी भेजेगा, दूसरे नए सेल बनाने की हेल्प भी करेगा। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन। हाँ,
सबसे पहले आपकी सेल मेम्ब्रेन बनेगी। तो सेल मेम्ब्रेन, नए सेल्स की सेल मेम्ब्रेन कौन बनाता है? नए सेल की सेल मेम्ब्रेन कौन बनाता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर आपका, ईआर यहाँ पर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपके नए सेल्स जो हैं उनके ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, जो उसके ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो वो कौन बनाता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस बनेगा, और आप जानते हो मेम्ब्रेन जितनी भी है अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स की, वो भी आपका ईआर बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो इसके 4 काम याद रखना। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब जो नए सेल बन रहे हैं या कोई नया सेल ऑर्गेनल बन रहा है उनके ऊपर की मेम्ब्रेन बनाना। ठीक है, आई होप आपको इसके 4 मेन फंक्शन क्लियर हुए होंगे। अब इसके टाइप क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप क्या है? तो टाइप देखते हैं अब हम। देखो तो बच्चों इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि स्मूथ में और रफ में क्या डिफरेंस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले आते हैं स्मूथ के ऊपर। स्मूथ जो होता है, मैं आपको लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ कि स्मूथ जो होता है वो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होगा। आप इसमें देख भी पा रहे होंगे कि ये ट्यूब्स लाइक के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो स्मूथ आपका है ट्यूब्स के फॉर्म में, और इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होते। ठीक है, एक मैं आपको जैसे कहानी सुनाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो रेस्टोरेंट में आपने नाम देखा कि मान लो कि आपका स्वागत रेस्टोरेंट है, ले लेते हैं उसका एग्जांपल। तो आपने वहाँ खाना खाया और आपको वहाँ का खाना अच्छा लगा, तो कभी आपसे कोई पूछेगा कि कहाँ का खाना अच्छा है, कहाँ का फूड अच्छा है, तो आप क्या बोलोगे? स्वागत रेस्टोरेंट। पर आपको एक चीज़ आपने मिस कर दी यहाँ पर, कि वहाँ रेस्टोरेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है वहाँ पे खाना बनाने वाले का, और जो कि होता है शेफ़। तो मैं आपको बता दूं कि शेफ़ का रोल होता है, पर शेफ़ कभी बाहर दिखता नहीं है आपको। ठीक है, तो शेफ़ को कोई नहीं पूछता, सिर्फ आप जहाँ काम, वो बेचारा शेफ़ जो जहाँ काम करता है, बस हम उस चीज़ को याद रखते हैं कि हाँ यार यहाँ का खाना अच्छा है। वैसे ही राइबोसोम सारा काम करता है रफ के लिए। देखो मैं आपको बता दूँ, स्मूथ के अंदर तो राइबोसोम एब्सेंट होता है, राइबोसोम होता ही नहीं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो याद रखना कि राइबोसोम जो होते हैं वो स्मूथ वाले के पास नहीं होता, मतलब इसको सारा काम खुद ब खुद करना है, तो इसके पास राइबोसोम नहीं है। ठीक है, वहीं इसके पहले पॉइंट में आप लिखोगे कि इसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट है, तो इसके अंदर राइबोसोम आपके प्रेजेंट होंगे। यस, तो इसके अंदर राइबोसोम आपके प्रेजेंट होंगे। दूसरा, प्रेजेंट नियर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रेजेंट नियर सेल मेम्ब्रेन, ये होता है प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। यस, ये न्यूक्लियस के पास होता है। स्मूथ आपका सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। आप बोल सकते हो कि जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मैंने आपको बताया था वो आपका स्मूथ वाला करता है। ठीक है, रफ वाला आपका क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के पास होता है, तो ये वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कम पार्टिसिपेट करता है और ये ज़्यादा करता है। ठीक है, अब ये होता है फाउंड इन लिपिड फॉर्मेशन, ये लिपिड बनाता है यानी कि फैट। और पता ही लग रहा है हमें कि स्मूथ चीज़ हमेशा क्या बनाएगी? फैट बनाएगी। आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्मूथ आपका फैट फॉर्मेशन करता है। अब रफ वाला मैंने आपको बताया था, ये रफ क्यों है उसका भी रीज़न बताऊंगा मैं अभी आपको। रफ इसलिए इस पे है क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, और ये क्या बनाता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। ये प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये चौथा पॉइंट अभी आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है, प्रोटीन फॉर्मेशन में बड़ा हेल्प करता है। अब प्रोटीन फॉर्मेशन ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि रफ है ना, सिर्फ रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम होता है। सारा नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, पर इसके अंदर मेन काम करने वाले राइबोसोम होते हैं। इसके अंदर मेन काम करने वाले राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो सारा काम ज़्यादातर काम करते हैं। ये तो बस उन्हें क्या देते हैं, जो मेन प्रोटीन बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो देगा आपको रफ वाला, पर राइबोसोम उसको असलियत में बनाने का काम करेगा। तो राइबोसोम यहाँ पे काम करता है, पर लोग क्या बोलते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होल काम कर रहा है, मतलब साथ में काम कर रहा है। मेन ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, पर इसके अंदर ज़्यादा काम करने वाले राइबोसोम होते हैं। और ये इसे रफ क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इसके ऊपर छोटे छोटे फॉर एग्जाम्पल के सरफेस है, उसके ऊपर आप छोटे छोटे कंकर गिरा दो तो वो रफ हो जाएगा। वैसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और इसके अंदर मेन काम कौन करता है? राइबोसोम करता है, ये याद रखना। ठीक है, पर नाम किसका हो जाता है? पूरे के पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब मैं आपको बता दूं, ये थोड़े ट्यूब जैसे, ये हमेशा ट्यूब जैसे होते हैं, इस टाइप के ट्यूब जैसे। ठीक है, ये जो है
ठीक है, सिस्टर्न्स के फॉर्म में होता है, सिस्टर्न्स के फॉर्म में। अब मैं आपको बता देता हूँ सिस्टर्न क्या है, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि सिस्टर्न जो है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ शेप, ठीक है, इन विच अ लिक्विड काइंड सब्सटेंस इज प्रेजेंट। यस, इसके अंदर एक थोड़ा सा लिक्विड काइंड का सब्सटेंस पता होता है, प्रेजेंट होता है। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब सिस्टर्न्स जो होते हैं वो थोड़े, इनका शेप कुछ इस तरीके से होता है। तो सिस्टर्न्स जो हैं वो इस टाइप के शेप के होते हैं, और इसके अंदर यहाँ जो है, ये आपको जगह दिख रही होगी, इस जगह पे एक फ्लूइड टाइप प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड टाइप प्रेजेंट होता है। तो ये सिस्टर्न जो आपके होते हैं, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक में होता है, और ट्यूब्स जो होते हैं वो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो ये एक डिफरेंस था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाद वाला टॉपिक है गोल्गी एपैरेटस, ठीक है, गोल्गी एपैरेटस, ठीक है, या गोल्गी बॉडीज़ भी बोल सकते हैं। इसे कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कस किया था। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी पे एक बार आप देख लें कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, बाकी हम कल इसकी वीडियो डालेंगे। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.